वेलकम चिल्ड्रंस। पिछली वीडियो में हमने अगस्त कॉम्ट को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हर्बर्ट स्पेंसर को। हर्बर्ट स्पेंसर जो है इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं और इनका जन्म 27 अप्रैल 1820 में इंग्लैंड के डरम्बी नामक स्थान पर हुआ था। ये एक गरीब परिवार से थे, तो इसलिए इन्हें विश्वविद्यालय जाने का मौका नहीं मिल पाया। विश्वविद्यालय में इनकी कोई भी शिक्षा नहीं हो पाई। इनके पिता एक पादरी और एक अध्यापक थे। स्पेंसर जो है उनकी इकलौती संतान थे। बचपन से ही खराब स्वास्थ्य होने के कारण इन्हें किसी भी शिक्षण संस्थान में अध्ययन हेतु नहीं भेजा गया। इनकी जो शिक्षा है वो इनके चाचा और पिता के द्वारा घर पर ही हुई। जो हर्बर्ट स्पेंसर है ये एक विचारक हुए हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। ये उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे और उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने अपने प्रारंभिक लेखों में उनके विचारों और उनकी मौलिकता के दर्शन को बताया। सन 1830 ईस्वी में मात्र 17 साल की आयु में लंदन जाकर ये सिविल इंजीनियर बने रेलवे में, और 1837 में ये लंदन और बकिंघम जो रेलवे मार्ग है उसके प्रमुख इंजीनियर रहे। फिर 1848 में एक पत्रिका थी इकोनॉमिस्ट, उसका संपादक बनने के लिए इन्होंने रेलवे से अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और इस पत्रिका का उपसंपादक बनने के बाद इनकी जो रुचि है वो सार्वजनिक कार्यों में और लेखन में बढ़ी, और इन्होंने सन 1850 में अपनी प्रथम पुस्तक सोशल स्टैटिक्स को लिखा। ये पुस्तक जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुई और इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जैसा कि इनका स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ये स्कूल भी नहीं जा पाए, इनकी आर्थिक दशा भी ठीक नहीं रही और लेखन कार्य से धन भी अधिक प्राप्त नहीं हो सका था इन्हें। तो इनकी जो माली हालत थी वो बहुत ही दयनीय थी। लेखन कार्य करते करते जब इनकी लेखन कार्य में रुचि बढ़ी तो इन्होंने सन 1863 में फर्स्ट प्रिंसिपल नामक बुक को प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने अपने दर्शन प्रणाली के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और 83 वर्ष की आयु में सन 1903 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुछ पुस्तकें हैं जो समाजशास्त्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हर्बर्ट स्पेंसर की। उनमें सबसे पहले है सोशल स्टैटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव सोशोलॉजी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। भाई सब बच्चे ये बुक नोट कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है, तो इसलिए सब बच्चे इन बुक्स को नोट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम उद्विकास की, कि उद्विकास क्या है। उद्विकास के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया जो है वो उद्विकास होती है। तो उद्विकास होता है एक निश्चित दिशा में क्रमबद्ध होने वाला परिवर्तन। जो उद्विकास है वो लैटिन भाषा के इवोल्वेर शब्द से बना है।
और इवोल्वेयर बना है ई प्लस वोल्वेयर, जिसमें ई का अर्थ होता है बाहर की ओर और वोल्वेयर का मतलब होता है फैलना, प्रकट होना या विकसित होना। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का बाहर की ओर फैलना उद्विकास होता है। या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, पदार्थ है या जीव है, उसकी आंतरिक विशेषताओं या गुणों का बाहर की ओर परिलक्षित होना, बाहर की ओर प्रकट होना उद्विकास कहलाता है। जैसा कि पहले भी डिस्कस हो चुका है, उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला निरंतर और क्रमबद्ध परिवर्तन है। अर्थात उद्विकास की दिशा जो है एक निश्चित होती है, ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और ये क्रमबद्ध तरीके से होती हैं। अर्थात एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आती है या एक चरण के बाद दूसरी चरण आता है। और इसकी विशेषता ये है कि जो चरण हैं उनकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। अर्थात जो चरण एक बार आ गया वो चरण दोबारा कभी नहीं आएगा। उद्विकास को हम एक सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। उद्विकास बराबर निरंतर परिवर्तन जमा निश्चित दिशा जमा गुणात्मक अंतर जमा कार्य और ढांचे में भिन्नता। अर्थात ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक निश्चित दिशा में होने वाली प्रक्रिया है। इसमें हमें किसी भी पदार्थ में, वस्तु में या जीव में गुणात्मक अंतर देखने को मिलता है, ना कि गणनात्मक। और इसके कारण कार्य और ढांचे में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। उद्विकास को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने बताया और अपनी एक पुस्तक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। 1859 में ये बुक प्रकाशित हुई और इसमें डार्विन ने उद्विकास को बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया। और डार्विन ने उद्विकास को समझाने के लिए बीज और मानव इन दोनों का उदाहरण प्रस्तुत किया। डार्विन कहते हैं कि अब तक यह धारणा चली आ रही थी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव सब जो है सृष्टि की रचना है। ईश्वर ने इन सब को बनाया है। लेकिन डार्विन ने बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया और उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला कि जो प्राणियों का उद्विकास है वो सरलता से जटिलता और समानता से भिन्नता की ओर हुआ है। प्रारंभ में पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं था। विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के कारण जीवों का जन्म हुआ। प्रारंभ में जो जीव थे वे एक कोशिकीय थे, जैसे अमीबा होता है। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के रहे हैं 12th तक, उन बच्चों को पता होगा कि जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय प्राणी होता है। अमीबा के चाहे जितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, प्रत्येक टुकड़ा उसका जीवित रहता है। तो डार्विन का मानना है कि प्रारंभ में एक कोशिकीय जीव थे और धीरे धीरे उनकी रचना में परिवर्तन हुआ, जिनसे उनमें भिन्नता आई और उनके अलग अलग अंग पृथक और प्रकट होते चले गए। डार्विन का यह भी मानना है कि प्रारंभ में जीव बहुत ही सरल कोटि का होता था। उसके विभिन्न अंग इतने घुले मिले होते थे कि उन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था और न ही उन्हें पृथक किया जा सकता था। और इन विभिन्न अंगों में एक निश्चित संबद्धता होती थी। लेकिन धीरे धीरे वातावरण के कारण, अन्य प्रक्रियाओं के कारण जीवों में परिवर्तन होने लगा। उनके विभिन्न अंग स्पष्ट और अलग अलग दिखाई देने लगे और उनके स्वरूप में भिन्नता आने लगी। जैसे मैंने भी बताया था कि उन्होंने जो है बीज और मानव का उदाहरण दिया उद्विकास को समझाने के लिए। तो डार्विन कहते हैं कि एक बीज प्रारंभ में सरल और अस्पष्ट रूप लिए होता है,
यदि हम किसी भी बीज को देखते हैं तो बहुत ही सरल होता है और अस्पष्ट रूप होता है, हमें ये पता नहीं चलता कि उसके अंग कौन कौन से हैं। तो बीज जो है वो बिल्कुल सरल होता है, अस्पष्ट होता है। सरल इसलिए होता है क्योंकि वो देखने में बिल्कुल सरल है, और अस्पष्ट इसलिए कहा गया क्योंकि उसके अंदर क्या छिपा है ये हमें पता नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो भूमि के संपर्क में आता है, मिट्टी के संपर्क में आता है, तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जैसे जड़, तना, पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें उससे अलग अलग हो जाती हैं और स्पष्ट होने लगती हैं। तो एक बीज से वो एक पूरा वृक्ष बन जाता है। तो ये जो धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन है ये उद्विकास कहलाता है, क्योंकि इसमें जो बीज है वो सरलता से विभिन्नता की ओर गति करता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार जो मानव होता है, मानव प्रारंभ में जो एक भ्रूण होता है वो मांस का एक पिंड होता है, मांस का एक लोथड़ा मात्र होता है। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है, उद्विकास उसका होता है, उसमें विभिन्न अंग उसके स्पष्ट होने लगते हैं, जैसे हाथ, कान, नाक, पैर, सिर, ये जितने भी अंग हैं उसके धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं और अलग अलग होने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे वो जो है एक बच्चे का रूप धारण कर लेता है। और जैसे जैसे परिवर्तन हो जाता है, बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो होता चला जाता है। इसके साथ साथ और नए अंग हैं जो विकसित होते चले जाते हैं। फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्ध, और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक निश्चित दिशा में क्रमबद्ध होने वाला परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जिसे हम उद्विकास कहते हैं। उद्विकास का प्रथम चरण यह है कि इसमें सरलता, अस्पष्टता और अभिन्नता धीरे धीरे जटिलता, स्पष्टता और संबद्धता में बदलती चली जाती है। जीव के उद्विकास के दूसरे चरण में विभिन्न अंग जो हैं वो अलग अलग पृथक होकर कार्य करने लगते हैं और उनमें श्रम विभाजन पैदा हो जाता है। जैसे एक बीज है, सबसे पहले उसमें अंग विकसित होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती। तो उसमें क्या होता है, जड़ का काम जो है वो भोजन प्राप्त करने में, तने का काम वृक्ष को खड़ा करने के लिए, पत्तियों का काम हवा और धूप ग्रहण करने के लिए। इस प्रकार से प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि श्रम विभाजन उसके अंदर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से मानव शरीर में भी होता है। मानव शरीर में धीरे धीरे अंग विकसित होते हैं और प्रत्येक अंग का अपना एक अलग स्पेसिफिक वर्क होता है और प्रत्येक अंग अपने उस कार्य को करता है। अंगों के पृथक और स्पष्ट होने पर भी उनमें जो निर्भरता है और संबद्धता है वो बनी रहती है। एक अंग दूसरे अंग को प्रभावित करता है। यदि एक अंग पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसका प्रभाव दूसरे अंग पर भी पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि दूसरा अंग उससे प्रभावित होता है। जैसे यदि पेट खराब हो जाता है तो उसका असर जो है दूसरे अंगों पर भी पड़ता है। पेट खराब होने से क्या होगा, हमारी आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा, व्यक्ति बीमार हो जाएगा, उसमें शारीरिक दुर्बलता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार पेड़ में होता है। यदि पेड़ की हम जड़ को काट दें तो पूरा पेड़ सूख जाएगा। यदि पेड़ के तने को काट दें तो तने जहाँ से काटा है उससे ऊपर को जो भाग है वो सूख जाएगा। तो इस प्रकार से विभिन्न अंग स्पष्ट होने पर भी उनमें पारस्परिकता, निर्भरता और संबद्धता बनी रहती है। और उद्विकास की यह प्रक्रिया धीरे धीरे निरंतर विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। और जब एक नया रूप कुछ समय के बाद सामने आता है तो तब हमें ये पता चलता है कि परिवर्तन हो रहा है। स्पेंसर ने उद्विकास की एक डेफिनेशन दी है
उद्विकास कहते हैं स्पेंसर कहते हैं कि उद्विकास तत्वों या पदार्थों के एकीकरण तथा उनसे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई पदार्थ एक अनिश्चित और असंबद्ध समानता से निश्चित और असंबद्ध विषमता की ओर बदलता है। तो कहने का मतलब ये है, साधारण अर्थों में हम इस प्रकार इस परिभाषा को समझ सकते हैं कि उद्विकास वो प्रक्रिया है जिसके दौरान एक तत्व, एक जीव या एक पदार्थ समानता से विषमता की ओर, समरूपता से विषमरूपता की ओर गति करता है। अर्थात प्रारंभ में वो बहुत ही सरल होगा, स्पष्ट होगा और समरूप होगा, लेकिन धीरे धीरे वो सरलता से जटिलता की ओर और समता से विषमता की ओर परिवर्तित होने लगता है। प्रारंभ में उसमें बहुत सारे अंग विकसित नहीं होते, स्पष्ट नहीं होते, लेकिन उद्विकास की प्रक्रिया के दौरान परिवर्तन के कारण कुछ समय के बाद उसमें नए नए अंग स्पष्ट होते हैं, नए नए अंग दिखाई देने लगते हैं और प्रत्येक अंग का अपना एक अलग स्पेसिफिक वर्क होता है जिनके द्वारा पूरी संरचना चलायमान रहती है, पूरी संरचना गतिशील रहती है।